देश में ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है और इस ईवीएम के खिलाफ एक लंबी लड़ाई छेड़ने वाले ओमकार सिंह ढिल्लों जी हैं। आप एक लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं आपको ईवीएम से? देखिए, जो ईवीएम ये संदिग्ध है। जो कोई भी मशीन है, उसको जो है आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, उसको हम किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम जो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं मशीन वैसे ही काम करेगी। तो इसलिए संदिग्ध मशीन है। जब हम ठप्पा देके वोट देते हैं तो हमें पता होता है किसको वोट जा रहा है। तो इसमें संदिग्ध है वोट। तो इसलिए हमारा डाउट है कि जो है ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन बैलेट पेपर की जो एक प्रॉब्लम है कि बूथ कैप्चरिंग होना, दबाव में ला करके उस पे जिस तरीके की शिकायतें आ रही थी, क्या भारत में अब उस तरीके की शिकायतें नहीं आएंगी अगर जिसको ख़त्म करने के लिए ईवीएम लाया गया था? देखिए, पहले का समय अलग था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है और इसमें बूथ कैप्चरिंग का मान लिया, बूथ कैप्चरिंग हो भी सकती है, मैं नहीं मना नहीं करता इसको। लेकिन बूथ कैप्चरिंग हम एक या दो जगह कर सकते हैं, 3 जगह कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग हम पूरे स्टेट में कर सकते हैं, पूरे देश में एक साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक आदमी ही कर सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बंद होनी चाहिए। और जो दूसरा ये सवाल उठता है कि काउंटिंग का या जो भी है, जो हमारे जो पंचायत चुनाव होते हैं वो बैलेट से ही होते हैं और वो बिल्कुल साफ सुथरे निपटाए जाते हैं और उसमें भी ऐसी कोई धांधली नहीं आती सुनने को कि बूथ कैप्चरिंग हो गई। उससे ज़्यादा मशीनें खराब ईवीएम की हो जाती हैं। कई जगह जो है चुनाव दोबारा होते हैं क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो गई। कई जगह वोट जो है अलग जगह जा रहा है, एक कैंडिडेट को जा रहा है, तो इसलिए मशीनें बंद होती हैं। तो उसमें ऐसी शिकायत नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, आपने पैदल मार्च भी निकाला था, कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने जब 2019 के चुनाव ख़त्म हुए थे तो जैसा वो माहौल था कि ये सरकार नहीं आएगी और ये सरकार उससे ज़्यादा सीटों से आ गई, तब लगा कि ये मशीन ख़राब है। तो उसके लिए मैंने 18 अगस्त 2019 को मैंने पैदल यात्रा शुरू करी, जो मेरी उत्तराखंड से स्टार्ट हुई। उत्तराखंड से मैं यूपी होते हुए दिल्ली आया, दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद मैं गया कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड होते हुए फिर मैं बिहार होते हुए जब यूपी आया तो उसमें फिर कोरोना लॉकडाउन लग गया। तो मेरे को अपनी यात्रा रोकनी पड़ गई। नहीं तो मेरे को 14 अगस्त को जो था दिल्ली पहुँचना था और वहाँ एक बड़ा आंदोलन की तैयारी थी और पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी थी कि किन लोगों ने आना है, कैसा कैसा करना है, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन कोरोना आ गया तो उस वजह से यात्रा रुक गई, तो वो रुकी पड़ी है अभी कानपुर में। कई राज्यों में जाते हैं और वहाँ पे मैंने देखा है कि कुछ राजनेता आपसे मुलाकात भी करते हैं। क्या इस मुहिम में आपके साथ वो शामिल होने की बात कह रहे हैं? क्या ईवीएम के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई थी 2000 जब मैं 20 में यहाँ पहुँचा था, होली के दिन के आसपास की बात है। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा था कि हम खुद खिलाफ हैं क्योंकि जो चीज़ गड़बड़ हो सकती है वो ख़राब भी हो सकती है, उनका ये कहना था। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि एक ऐसा जो है प्रस्ताव पारित किया जाए जिससे ईवीएम मशीनें बंद हों। आप और किसी नेता से ऐसी बात हुई जो दिल्ली में आप बड़ा प्रोग्राम करने की बात कर रहे थे? क्या था वो प्रोग्राम? क्या वहाँ पे प्रदर्शन होना था, आंदोलन होना था, क्या होना था? हमारा वहाँ पे एक समापन था प्रोग्राम का राजघाट पर, जो करीबन पूरा दिन का प्रोग्राम था जिसमें हमारी कई नेताओं से बात हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से, उस समय जो जतिन प्रसाद कांग्रेस में चले गए हैं, इनसे मेरी बात हुई थी। कन्हैया कुमार से बात हुई थी, हार्दिक पटेल से मेरी बात हो रखी थी। एक डीएम है करण गोपीनाथ जो ईवीएम के खिलाफ बहुत तगड़ी मुहिम चला रहे हैं, मेरी उनसे बात उचित हो चुकी थी। और बहुत सारे जो है हमारे जो लोग मुझे मिले थे वो सब लोग दिल्ली पहुँचने को तैयार थे। लगभग ये उम्मीद थी कि 10-15 हज़ार लोगों के वहाँ पहुँचने की थी उम्मीद, और हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते कि जो है ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए, तो उसकी प्लानिंग थी। तो अब भी जो है आपकी सहयोग है, अब भी बातचीत होती है। तो मेरे ख्याल से इस इलेक्शन के बाद सरकार बदलेगी तो मुझे लगता है आंदोलन हमें और तेजी से करना पड़ेगा। मगर अगर यहाँ पे सपा सरकार आती है या हमारे यहाँ कांग्रेस आती है, भाई बीजेपी जाएगी, हमारे यहाँ उत्तराखंड में जा रही है बीजेपी, तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। अब तो सरकार हमारी आ गई है, अब तो भैया इसको हटाओ, अब तो ईवीएम बंद करो, तो उसको आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको लग रहा है कि यूपी में भी बदलाव होने जा रहा है? 100% है। देखो, गाय गोबर से देश नहीं चलता, तो बहुत प्रॉब्लम है। ये सरकार जाएगी, 100% जाएगी। आप अपने बयानों के लिए भी सरकार की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं और आप यहाँ पे आकर के भी यही बात कह रहे हैं। जो सच जो होता है ना, सच बोलना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, सुखद परिणाम होते हैं। तो हमें सच बोलने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डर नहीं लगता है? नहीं, डरना क्या। देखो, आज भी इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं। आपने देखा कोरोना में कैसे लाशें गंगा में बह रही थी। तो एक ओंकार सिंह भी मर जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। जब भगत सिंह जो है जब शहीद हुए थे तो उसके बाद क्रांति आई थी, और उससे पहले उतनी ज़्यादा क्रांति नहीं थी। तो भगत सिंह की शहादत के बाद क्रांति हुई। तो शहादतें जब देश कुर्बानी मांग रहा है तो कुर्बानी का परिणाम अच्छा मिलेगा हमें। बदलाव की इस कदर लालसा है कि आप कुर्बानी देने को तैयार हैं। अब आप देखिए ना, इस टाइम हम जब 100 रुपये पेट्रोल डलवाते हैं
तो परेशानी होती है। जब हम 1000 रुपये सिलेंडर लेते हैं परेशानी होती है, 200 रुपये रिफाइंड लेते हैं परेशानी होती है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, खेतों में सांड घूम रहे हैं, तो इससे देश थोड़ी चलेगा। आज जो हालत हो चुकी है हमारी या हमारे देश की या हमारे समाज की, ये हम सीरिया के दौर में पहुंच चुके हैं, जैसे बाकी लोग जो है जिंदा रहने के लिए लोगों को मारने पे उतारू हो जाएंगे, वो टाइम आने वाला है। तो उससे अगर हमें बचना है, अपने बच्चों को भविष्य बचाना है, तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है। वो तो आप लोगों को और ज़्यादा पता होगा राष्ट्र कितना मजबूत है। आज देखो बच्चे हमारे वहाँ फंसे पड़े हैं, और जो छोटे छोटे देश हैं वो तो घुसने नहीं दे रहे हमारे इंडिया के लोगों को। तो ये तो इनकी औकात रह गई है विश्व पटल पे। तो इनके कहने से नहीं होगा ना, वो जो धरातल पे है कि हमारा देश कितना मजबूत है, उससे पता चलेगा कितना मजबूत है। तो ईवीएम की लड़ाई आप अभी और आगे लेके जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ सरकार बदलेगी और हमारी सरकार बदलेगी तो उसकी लड़ाई को और मजबूत करेंगे। अगर बीजेपी आती है फिर उस तरीके से पहले बीजेपी को हटाने की प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि ये हटाएंगे नहीं ईवीएम। लखनऊ किस मकसद से आना हुआ है? लखनऊ हमारे मित्र हैं हिमांशु शुक्ला जी, इनसे मुलाकात करनी थी, बहुत समय हो गया था, यात्रा के समय भी मिले थे ये, पुराने हमारे मित्र हैं, तो इसलिए मैं आया था। और बाकी ये था मैंने कब देखें यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी पता चला था कि ईवीएम का कुछ जो है सामान वान पकड़ा गया है यहाँ पर, तो मैंने कहा मैं भी देखूँ क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं, ये किस तरीके से इसमें छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो ये थे ओमकार सिंह ढिल्लो। आप इनको सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करते होंगे तो इनके पूरे आंदोलन से आप वाकिफ़ होंगे, और एक लंबे समय से पैदल मार्च निकाल रहे थे ईवीएम के खिलाफ, और उनका कहना है कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे और उनकी उम्मीद है कि बदलाव होगा। सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।